प्रधान जी उस महिला का पैसा जमा करते हैं, उस महिला का ब्लड चेकअप होता है और प्रधान जी के पास आधे घंटे बाद एक अंदर से उस हॉस्पिटल का लड़का निकल कर आता है और वो ब्लड रिपोर्ट प्रधान जी को देता है उस महिला की। और जब उस महिला की ब्लड रिपोर्ट को प्रधान जी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वह महिला जो कि लल्लू की पत्नी थी, जिसका नाम रीना था, जिसका प्रधान जी और गांव के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत में सब ने अच्छी तरीके से शोषण किया था। प्रधान जी जब उस महिला की ब्लड रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उस ब्लड रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो महिला HIV एड्स से पीड़ित हो चुकी है, वो संक्रमित है इस रोग से। अब प्रधान जी जब उस ब्लड रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि अगर इसको HIV एड्स है तो कहीं ना कहीं से मैं इसके शारीरिक संबंध में था, फिजिकली रिलेशन मेरा इसका था, तो मुझे भी ब्लड रिपोर्ट करा लेनी चाहिए एक बार। अब प्रधान जी चुपके से पतली गली से वहां से हॉस्पिटल से निकलते हैं और उसी समय दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेकअप कराते हैं। और 1 घंटे बाद जब प्रधान जी की ब्लड रिपोर्ट आती है, दोस्तों लल्लू की उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। घर वाले उसे मार मार कर भगा भगा कर थक चुके थे कि वो शायद चला जाए और परदेश में टिक कर काम करने लगे। और अभी तक लल्लू की शादी नहीं हुई थी। लल्लू के पिताजी लल्लू को जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके कक्षा 8 तक की पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसकी सोहबत और इसकी आदत, इसका उठना बैठना गांव के कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गया है जो इसे तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ खुद बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके पिताजी उसे कई बार समझाते हैं, लेकिन लल्लू बहुत ही शौकीन मिजाज का एक फैंसी लड़का होता है गाँव का, जो कि परदेश जाने के लिए तैयार नहीं था। जब लल्लू के पिताजी उसे एक दिन बहुत मारते हैं, जब वो अपने एक मित्र के साथ कहीं घूमने चला जाता है और पूरी रात लौट कर नहीं आता है। जैसे ही अगले दिन सुबह वो आता है, उसके पिताजी पहले तो उसकी ढंग से कुटाई करते हैं और जब कुटाई करते हैं तब लल्लू को गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो अपना झोला बिस्तर पैक करता है और झोला बिस्तर पैक करके अपने एक मित्र को, जो कि मुंबई में ही कुछ काम धाम कर रहा था, उसे फोन करता है और ट्रेन पकड़ लेता है और सीधा मुंबई पहुंच जाता है अपने उस मित्र के पास काम करने के लिए। उसका मित्र जब लल्लू को देखता है तो लल्लू से कहता है कि देखो लल्लू भाई, तुम बहुत बार परदेश आए लेकिन परदेश में तुम काम करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो आदत है वो दिन भर फोन पर लगे रहने की आदत है, इसलिए तुम यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। यहाँ पर परदेश में वही आदमी सक्सेस हो पाता है जो बहुत ही मेहनत से काम करता है और अपना दिमाग पूरी तरीके से यहाँ पर काम में लगाना होता है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। लल्लू लेकिन उसके पिताजी की जो कुटाई हुई थी, अपने पिताजी से जो कुट कर आया था, उसे सोचकर लल्लू सोचता है कि घर पर इधर उधर 4 लोगों की बातों सुनने से अच्छा है कि कम से कम यहाँ परदेश में रहकर कुछ काम धंधा किया जाए। अब लल्लू मन लगाकर काम धंधा करने लगता है और काम धंधा करते करते इस बार वो ठीक 6 महीने का समय गुजार देता है। और जब लल्लू के पास कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं तब लल्लू अपने घर 6 महीने बाद पहुंचता है। अब घर वाले सोच रहे थे कि लल्लू अब पूरी तरीके से रास्ते पर आ चुका है, इसलिए अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। लल्लू के पिताजी कई लोगों को बताते हैं कि वो अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। अब लल्लू की शादियों के लिए लोग आने लगते हैं, लल्लू की देखवारी शुरू हो जाती है। कई लड़कियां लल्लू देखता है, लेकिन लल्लू बहुत ही शौकीन मिजाज का व्यक्ति था, बहुत ही शौकीन मिजाज का लड़का था, इसीलिए लल्लू सोच रहा था कि शादी भले ही लेट करूंगा 1-2 साल बाद, अब तो मैं कमाने भी लगा हूं और मेरी जो गलत गांव की सोहबत थी, गलत आदत थी, वो सारी आदतें भी छूट चुकी हैं। अब मैं अगर शादी करूंगा तो एक सुंदर, एक अच्छी सी लड़की से शादी करूंगा। अब लल्लू कुछ दिन गांव में अपना जो पैसे कमाया रहता है उसको खर्चा करता है, अपने घर वालों को देता है। उसके माता पिता पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और फिर मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। इस बार वो पूरे 1 साल कमाकर जब घर वापस लौटता है तो इस बार उसका घर, जो कि बारिश में, अगर बारिश तेजी से होने लगती थी तो पूरे घर में अंदर नीचे पानी टपकने लगता था, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए घर बनाता है
और जब उसका घर बन जाता है तो गांव के बहुत सारे लोगों को भी लगने लगता है कि लल्लू अब वाकई सीधा साधा हो गया है और एक अच्छे रास्ते पर आ चुका है। दोस्तों, कहते हैं जिस तरीके से बुराइयां बहुत जल्दी समाज में फैल जाती हैं, वैसे अच्छाइयों को फैलने में समाज में समय लगता है। धीरे धीरे ये अच्छाइयां उसके रिश्तेदारों तक और बहुत लोगों तक पता चल जाती हैं और लल्लू 2 महीने की छुट्टी इस बार जब आता है तो बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता है। अचानक एक दिन एक शादी आती है जिसे लल्लू देखता है। लल्लू उस शादी को देखने के बाद, यानी कि उस लड़की के फोटो को देखने के बाद एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर वालों से कहता है, जिस तरीके से हीरोइन की तरह लड़की मुझे चाहिए थी, सुंदर लड़की, वैसी लड़की मुझे मिल चुकी है। अब एक दिन समय तय किया जाता है और लल्लू उसके घर जाता है, यानी कि उस लड़की के घर जाता है उस लड़की को देखने के लिए, अपनी पत्नी को देखने के लिए। वो पहुंचता है, उस लड़की का नाम रीना होती है। लल्लू रीना को देखता है, देखते ही वो खुश हो जाता है और ऊपर वाले की तरफ अपना मुंह करके ऊपर वाले को धन्यवाद देता है और कहता है कि ऊपर वाले, जैसी मैं पत्नी अपने लिए ढूंढ रहा था, जैसी दुल्हन मैं अपने लिए ढूंढ रहा था, वैसी दुल्हन आपने मुझे दे दी। अब लल्लू की शादी तय हो जाती है। लल्लू की शादी तय होने के बाद लल्लू फिर से मुंबई कमाने चला जाता है। अब मुंबई में वो अपना ठिया जमा चुका था। वो जहाँ पे नौकरी अपना काम करता था वहाँ पे अच्छे से मन लगा चुका था। इधर उसे उसकी पत्नी रीना का मोबाइल नंबर भी बीच में ही मिल जाता है। अब वो अपनी पत्नी से धीरे धीरे बात करने लगता है। बात करते करते फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादियां तय हो जाती हैं और फिर शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ, जैसा कि आपने कहावत सुना होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, यानी कि अगर आप किसी गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसका नतीजा हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी आज आपको ये बताएगी कि अगर आप कहीं से भी गलत कर रहे हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस जगह हो, चाहे जिस स्थान पर हो, तो वो चीजें आपके लिए आने वाले भविष्य में न कहीं से गलत साबित होंगी और हो सकता है उस गलती में फंसकर आपका पूरा जीवन, आपके पूरे परिवार का जीवन दांव पे लग जाए। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही सामाजिक कहानी है और बहुत ही आपको समाज को सीख देने वाली कहानी है। बस कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको सचेत करने के लिए समाज की ऐसी सच्ची कहानियां अपने इस चैनल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुआ था, उनके नाम और आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपका प्यारा सा कमेंट हमारे इस कहानी पर प्राप्त होता है तो हम आपका नाम अगली कहानी में जरूर लेंगे। बस कमेंट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से देख रहे थे और आपका नाम क्या है, ये कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहला नाम है राकेश यादव, जो कि है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। दूसरा नाम है श्रवण कुमार, जो कि है हरदोई उत्तर प्रदेश से, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हमेशा होता रहता है, हर कहानी में होता रहता है। तीसरा नाम है पवन दीक्षित, जिन्होंने स्थान का जिक्र अपने कमेंट में हमारी कहानी पर नहीं किया था। पवन दीक्षित को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम है दीपचंद। दीपचंद जी ने भी अपने जगह का, स्थान का, नाम का उल्लेख नहीं किया था। अगला नाम है समय राम और अगला नाम है रामराज यादव, जो कि हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आपका प्यारा सा सपोर्ट, कमेंट और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बना रहेगा। तो चूंकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग कहते हैं कि भैया कहानी आप बहुत लंबा खींच देते हो, इसलिए बिना कहानी को लंबा किए, आपका बिना समय जाया किए, कहानी को वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। अब रीना और
लल्लू दोनों की शादी की तारीख तय होती है। दोनों के घर में खुशी का आलम होता है। दोनों के घर वाले अपनी अपनी तरफ से अपने अपने समय पर शादी की पूर्ण रूप से तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करते करते वो दिन भी आता है जब लल्लू और रीना दोनों दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। जब दुल्हन बनकर लल्लू के घर में आती है और लल्लू पहले ही दिन जब रात में उस सुहाग रात के दिन जाता है और अपनी पत्नी रीना का घूंघट उठाता है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बार उसका सीना गर्व से फूल जाता है कि उसने जो सिलेक्शन, जो चुनाव अपनी पत्नी के लिए किया था वो बिल्कुल सही था। उसकी पत्नी जैसे मानो हूर लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय गुजारते हैं। धीरे धीरे दोनों का 1 महीने का समय गुजर जाता है। समय को मानो पंख लग गए थे। समय कब गुजर रहा था, कैसे गुजर गया 1 महीने का दिन, ना ही लल्लू को पता चला और ना ही उसकी नई नवेली दुल्हन रीना को। दोनों का जीवन ठीक ठाक से कटने लगा। अब इधर 1 महीने का समय गुजर गया। अब लल्लू को लगातार उसकी कंपनी से, जहां पे वो मुंबई में काम कर रहा था, वहां से फोन आने शुरू हो जाते हैं। लल्लू कहता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं 2-4 दिन की छुट्टी और काटूंगा घर पे, तभी आऊंगा। ऐसा करके वो 2-4 दिन की छुट्टी काटता है, लेकिन लगातार उसकी कंपनी से फोन पे फोन आए जा रहे थे। इसलिए लल्लू के माथे पर भी सिकन अब बढ़ने लगी थी। पत्नी का जो प्यार उसे मिल रहा था, उस प्यार में कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था कि अब हल्की हल्की दरारें आना शुरू हो गई हैं। उसकी पत्नी रीना भी धीरे धीरे, जब 45 दिन का यानी कि 1.5 महीने का शादी को वक्त गुजर जाता है, तो उसकी पत्नी रीना उससे एक दिन कहती है कि इतने फोन आपके कंपनी से आते हैं, अब आप अपने काम धंधे पर चले जाइए, किसी और के पास नहीं जाएंगे। हम हमेशा के लिए अब आपके हो चुके हैं। आप अपने काम पर चले जाइए, वहाँ पर अपना नौकरी जो करते हैं वो अच्छी तरीके से करिए और वहीं पर स्थान बनाइए। चाहे किराए का कमरा लीजिए, किराए का फ्लैट लीजिए या रहने का कोई स्थान बनाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। लल्लू खुशी खुशी अपनी पत्नी की बातों को मान जाता है और अपनी पत्नी की बातों को मानने के बाद अपने सीने पर पत्थर रखकर वो फिर अपना बोरिया बिस्तर पैक कर कर महाराष्ट्र, जहां पर वो पहले नौकरी करता था, वहां पर चला जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने काम धंधे में लग जाता है। लेकिन मैंने कहानी के पहले ही बताया था कि लल्लू एक फैशन परस्त आदमी था। लल्लू एक फैशन परस्त लड़का था। उसे अजीब तरीके की शौक थी और वो शौक ऐसी थी कई लड़कियों के संबंध में रहने की। वहाँ पर वो कई लड़कियों से संपर्क बनाना चाह रहा था। चूंकि उसकी अब शादी भी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे वो किसी लड़की से संपर्क बना नहीं पाता है। अब उसकी आदत धीरे धीरे गंदी हो जाती है और वो फिर धीरे धीरे कोठों पर जाना शुरू कर देता है। उसकी आदत इतनी गंदी हो चुकी थी कि वो जो भी कमाता था वो लड़कियों के पीछे उसी मुंबई में उड़ा दिया करता था। अब पत्नी इधर उसकी नई नवेली दुल्हन जब उससे पैसे की मांग करती तो वो कहता कि मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली है, मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है। पत्नी सोचती कि हो सकता है कि शादी विवाह का इसने अभी काम किया है, शादी विवाह किया है, हो सकता है इसने कंपनी से एडवांस वगैरह ले रखी हो, इसलिए इसे तनख्वाह ना मिल रही हो। ये सोचकर पत्नी चुपचाप शांत रह जाती है और इधर लल्लू पूरी तरीके से अय्याशियों में डूब जाता है। अब वो जितने पैसे पाता था वो मुंबई में जहां पर नौकरी करता था, नौकरी करने के बाद वो सारे पैसे बार में लड़कियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से वो महिलाओं के ऊपर उड़ा दिया करता था। और उसकी आदत अब धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसके पांव कब धीरे धीरे कोठों तक पहुंच गए ये उसे आभास ही नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ही शौकीन मिजाज व्यक्ति था। इस सारे पैसे वहीं खत्म करने लगा। अब धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ दिन बाद ही 4-5 महीने का वक्त गुजर जाता है।
उसकी पत्नी उसे बार बार बुलाती है कि तुम घर चले आओ, अगर तुम्हारी कमाई धमाई वहाँ पर नहीं हो रही है तुम चले आओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अभी नौकरी करूंगा, मेरा नौकरी करने का मन कर रहा है, क्योंकि उसकी शारीरिक ज़रूरतें उसकी पत्नी रीना यहाँ पर पूरी कर रही थी, वही शारीरिक ज़रूरतें उसकी वहाँ मुंबई पर जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ पूरी हो रही थी। इसलिए वो घर नहीं आना चाह रहा था। वो अपनी पत्नी से कई बार बहाने बनाता है। धीरे धीरे 1-2 महीने का वक्त और गुजरता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब रात में लल्लू को लगता है कि उसे हल्का सा बुखार है। अब वो बुखार के चक्कर में पूरी अपनी ड्यूटी जाना बंद कर देता है। लगातार वो छोटी मोटी दवाइयाँ, वहाँ के जो लोकल के छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों को दिखाना शुरू करता है। डॉक्टर लोग उसे देखते हैं, 10-20-50 रुपए की दवा देते हैं। वो दवा जब तक खाता था तब तक उसे आराम रहता था। लेकिन जब वो देखता है कि लगातार 15 दिन उसे आराम नहीं चल रहा है, और जब वो कई झोला छाप डॉक्टरों को दिखाकर थक जाता है, तो कई डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि भाई साहब आप अपना एक बार खून टेस्ट करा लो, अपना ब्लड टेस्ट करा लो। अब वो कहता है कि ठीक है। अब वो अगले दिन एक बड़े हॉस्पिटल में अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाता है। और जब वो अपना ब्लड टेस्ट कराता है, और जैसे ही 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट की खून जांच की रिपोर्ट आती है, तो ब्लड टेस्ट में ये पता चलता है कि लल्लू HIV यानी कि एड्स से पीड़ित हो चुका है। उसे अब पूरी तरीके से एड्स हो चुका है। अब लल्लू के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो अपने आप कुछ नहीं सोच पाता है। उसकी आंखों के आगे एक अंधेरा हो जाता है। एक बार में वो 1000 बातें सोच जा रहा था कि उससे आखिर ये खता कैसे हो गई। लेकिन अब लल्लू मरता क्या न करता। वो पहले तो कुछ दिन दवा कराता है, लेकिन जब उसे डॉक्टर बताते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको दुनिया को हमेशा के लिए कुछ दिन बाद छोड़ना ही होगा, लल्लू इस बात को छुपा लेता है और उसकी पत्नी रीना से नहीं बताता है। रीना बहुत बार पूछती है, वो हमेशा बीमारी का बहाना बनाता है और कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो घर चल कर नहीं आ सकता था। ट्रेन से, बस से, किसी भी साधन से वो अपने घर नहीं आ सकता था। प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के आज के 6 साल पहले की है। अब लल्लू इतना परेशान हो जाता है कि जब उसे लगता है कि अब उसके मौत के दिन करीब हैं, साक्षात यमराज के दर्शन उसे अब कुछ दिन में ही होने लगेंगे, तो वो अपने पत्नी से सारी बातें बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। लेकिन वो अपने पत्नी को ये नहीं बताता है कि उसे आखिर में किस बीमारी ने घेर रखा है, किस बीमारी की वजह से उसकी स्थिति ऐसी आ चुकी है। अब उसकी पत्नी उसके पिताजी से बताती हैं, माताजी से बताती हैं। अब पिता माताजी हैरान परेशान होते हैं। पड़ोसी के 1-2 लोग जो उसके चाचा के लड़के होते हैं, फिर मुंबई के लिए टिकट कराया जाता है, वो लोग जाते हैं और उसके बाद लल्लू को ट्रेन पर बैठा कर घर लेकर आते हैं। घर लेकर आने के बाद लल्लू अपनी दवाई खाता रहता है, लेकिन उसके जो जांच के पर्चे थे, जो मुंबई महाराष्ट्र में उसकी जांच हुई थी, उस पर्चों को जब उसे पता चलता है कि उसके घर के लोग, उसके परिजन उसे लेने आ रहे हैं, तो उस पर्चों को फाड़कर और जो ब्लड की खून की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को फाड़कर वहीं पर फेंक देता है, ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि लल्लू HIV पीड़ित है, उसे एड्स हो गया है। अब लल्लू चूंकि अपने घर आ जाता है, सही से रहने लगता है। 1-2 महीने उसकी तबीयत ठीक ठाक चलती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत जब बिगड़ना शुरू होती है, तो फिर दोबारा कभी नहीं ठीक होती है। और एक ऐसा दिन आ जाता है जब लल्लू हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देता है, दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब घर में उसके 3 आदमी बचे थे, बूढ़े माँ, बूढ़े पिता और उसकी सुंदर सी पत्नी। चूंकि एक नई एज का लड़का था, दुल्हन भी नई एज की थी। अब सब कुछ ठीक ठाक से चलने लगता है। उसका क्रियाक्रम किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, 13वीं संस्कार किया जाता है। संस्कार के कुछ दिन बाद ही, 1 महीने बाद ही, कई लोग उसकी पत्नी रीना को सलाह देते हैं कि तुम अब दूसरी शादी कर लो, तुम अपना अब दूसरा घर बसा लो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, चूंकि बूढ़े माँ बाप हैं घर में और मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि मैं
अब दूसरी शादी कर लूं। ऐसी स्थिति में अगर घर में कोई और होता तो शायद मैं एक बार इस बारे में सोच भी सकती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में मानवता कहीं से मुझे ये चीज सलाह नहीं देती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और समाज, परिवार, रिश्तेदार, हालांकि उसके माता पिता भी कहते हैं, लेकिन वो बाकायदा शादी करने से मना कर देती। कुछ दिन बाद ऐसी समय आ जाती है जब खाने के लाले पड़ने लगते हैं घर में। चूंकि रीना ही अकेली घर में नौजवान थी, बाकी सास ससुर बूढ़े हो चुके थे। उनकी ये स्थिति नहीं थी कि वो कहीं समाज में जाकर कुछ काम धंधा करते, कुछ मेहनत मजदूरी करते जहां से 4 पैसे का स्रोत बनता। करने वाला सिर्फ लल्लू था, और लल्लू अब दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब एक दिन अचानक उसकी पत्नी रीना ग्राम पंचायत के जो पंचायत मित्र होते हैं, उन पंचायत मित्र के पास पहुंचती है और कहती है कि साहब, बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, मेरी विधवा पेंशन बनवा दीजिए। पंचायत मित्र कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी विधवा पेंशन तो बनवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जुगाड़ करना होगा। अब वो महिला बेचारी अबला विधवा नार, नौजवान, देखने में खूबसूरत, वो समझ नहीं पाती है कि पंचायत मित्र का इशारा किधर है। वो पूछती है तुरंत पंचायत मित्र से कि पंचायत मित्र साहब, आपका क्या कहना है, आप क्या चाह रहे हो? तो कहते हैं कुछ नहीं, आपको कुछ जुगाड़ करना है। तो वो कहती है कि ठीक है, क्या जुगाड़ करना है तो आप बताइए। तो वो कहते हैं कि कुछ पैसा देना पड़ेगा, मैं फाइल पास करवा दूंगा, मृतक सर्टिफिकेट भी बनवा दूंगा, प्रमाण पत्र बन जाएगा आपके पति का, आपको विधवा की पेंशन भी मिलने लगेगी, जो सरकारी अनुदान, जो सरकारी सहायता होगी वो भी आपको, चूंकि घर उसके पति ने पक्का बनवा दिया था इसलिए घर की जरूरत थी नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है, आप कुछ पैसे का जुगाड़ करिए। अब वो बेचारी एक विधवा नौजवान लड़की, जिसकी शादी अभी 1-1.5 साल भी नहीं बीता था, कैसे भी मजबूरी में घर के जो उसके पास अनाज होते हैं, उस अनाज को बेचकर 500 रुपए पंचायत मित्र को लाकर दे देती है। और उसके बाद पंचायत मित्र उससे कहते हैं कि 3-4 दिन बाद तुम आना। 3-4 दिन बाद जब वो आती है, पंचायत मित्र से मिलती है, तो पंचायत मित्र साहब कहते हैं कि देखो, मैंने फाइल ऊपर प्रधान के पास भेज दी थी, सेक्रेटरी के पास भेज दी थी, उन लोगों ने फाइल रोक रखी है, अब आपको कुछ और जुगाड़ करना होगा। अब वो फिर से पूछती है वही प्रश्न कि और क्या जुगाड़ करना होगा। आंखों आंखों में पंचायत मित्र जो इशारा करना चाहते थे, वो महिला इतनी भी अनजान नहीं थी, सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो मरता क्या न करता वाली स्थिति में आ जाती है, और फिर पंचायत मित्र उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उसे एक दिन एकांत में बुलाते हैं और उसके साथ अपना मुंह काला करते हैं। अब जब पंचायत मित्र उसके साथ मुंह काला करते हैं, तो ये बात धीरे धीरे पंचायत मित्र साहब प्रधान साहब को बता देते हैं कि प्रधान जी, ऐसा ऐसा मैटर है, और हमने तो वो कर लिया जो हमें करना था। प्रधान साहब भी रसिया टाइप के आदमी थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कर लिया तैयार, मुझे भी फाइल का खर्चा चाहिए। अब प्रधान साहब भी फाइल का खर्चा उठाते हैं। प्रधान साहब भी उस अबला नार का शोषण करते हैं, उसके साथ बाकायदा शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद ये बातें प्रधान और ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं उनसे होते हुए सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचती है। सेक्रेटरी साहब भी कहां पीछे रहने वाले, शोषण करते हैं उस महिला का। अब ये सिलसिला इन तीनों लोगों के पास ही नहीं था, ऐसा कई लोग उस महिला के साथ कर रहे थे। लगातार शोषण और लगातार भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक दिन वो महिला आती है प्रधान के पास, क्योंकि प्रधान जी लगातार उसे अपने घर पर बुलाते रहते थे, कहीं एकांत में बुलाते रहते थे। एक दिन वो महिला प्रधान जी के पास आती है और कहती है कि प्रधान जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है, कल तो तुम्हें 500 रुपया दिया था, तुम जाके किसी डॉक्टर को दिखा लो। तो कहती है कि साहब, आपने 500 रुपया तो दिया था, लेकिन मैं दिखा के आई, लेकिन मुझे आराम नहीं है। अब प्रधान साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें आराम नहीं है, कल हम ले चलेंगे, तुम्हें दिखा देंगे। अब प्रधान जी अगले दिन अपने बाइक पर बैठाकर उस महिला को ले जाकर एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्रधान साहब, इनके पास क्या बीमारी है, 3-4 दिन से इनको लगातार बुखार आ रहा है, अब इनका आपको खून टेस्ट कराना होगा, ब्लड टेस्ट कराना होगा। प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है। अब प्रधान जी उस महिला का पैसा जमा करते हैं, उस महिला का ब्लड चेकअप होता है, और प्रधान जी के पास आधे घंटे बाद एक अंदर से
उस हॉस्पिटल का लड़का निकल कर आता है और वो ब्लड रिपोर्ट प्रधान जी को देता है उस महिला की। और जब उस महिला की ब्लड रिपोर्ट को प्रधान जी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वह महिला जो कि लल्लू की पत्नी थी, जिसका नाम रीना था, जिसका प्रधान जी और गांव के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत में सब ने अच्छी तरीके से शोषण किया था। प्रधान जी जब उस महिला की ब्लड रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उस ब्लड रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो महिला HIV एड्स से पीड़ित हो चुकी है, वो संक्रमित है इस रोग से। अब प्रधान जी जब उस ब्लड रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि अगर इसको HIV एड्स है तो कहीं ना कहीं से मैं इसके शारीरिक संबंध में था, फिजिकली रिलेशन मेरा इसका था, तो मुझे भी ब्लड रिपोर्ट करा लेनी चाहिए एक बार। अब प्रधान जी चुपके से पतली गली से वहां से हॉस्पिटल से निकलते हैं और उसी समय दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेकअप कराते हैं। और 1 घंटे बाद जब प्रधान जी की ब्लड रिपोर्ट आती है तो पता चलता है प्रधान जी भी HIV पॉजिटिव है। अब उसके बाद प्रधान जी किससे ये बातें ग्राम पंचायत मित्र तक पहुंचती हैं। ग्राम पंचायत मित्र अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पता चलता है ग्राम पंचायत मित्र को भी HIV एड्स हो चुका है। अब ग्राम पंचायत मित्र सेक्रेटरी साहब को बताते हैं। सेक्रेटरी साहब जब अपना ब्लड चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि सेक्रेटरी साहब भी HIV एड्स से पीड़ित हो चुके हैं। अब जिन जिन लोगों ने, जो उस गांव के संभ्रांत व्यक्ति थे, जिन लोगों ने, जिनके दिमाग में रसियापन वाला, रस लूटने वाला मजा था, जिन जिन लोगों ने उस अबला महिला का शोषण किया था, पूरे गांव के ऐसे संभ्रांत 13 लोग थे जिन्होंने अपना ब्लड चेकअप हॉस्पिटल में कराया। तो उन 13 लोगों को पता चला कि उनको HIV एड्स है। अब जब उनको HIV एड्स हो गया है तो उनकी पत्नियों का जब HIV टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उनमें से 4-5 पत्नियां भी ऐसी हैं, जैसे कि प्रधान की पत्नी हो गई, सेक्रेटरी की पत्नी हो गई, तो पता चला कि 3-4 पत्नियां भी ऐसी हैं जिनको HIV एड्स हो गया है। टोटल 18 ऐसे लोग थे इस पूरी कहानी में जिनको HIV एड्स ने घेर लिया था, जिनको बिना समय ही काल के गाल में जाना था। सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। प्रधान जी ये सोच नहीं पाते हैं, सेक्रेटरी साहब ये सोच नहीं पाते हैं, पंचायत मित्र ये सोच नहीं पाते हैं। और अगले दिन जब ये पूरी खबर धीरे धीरे लोगों के बीच में पहुंचती है, मुंह से एक ही बात निकलती है कि भ्रष्टाचार चाहे जैसा हो वो अपना फल देता ही है। और शायद इन लोगों को एक अबला नारी, एक विधवा नारी के शोषण करने का फल ईश्वर ने, ऊपर वाले ने दे दिया था। दोस्तों, चाहे जैसे भी हो, जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी की सिधाई का, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं और वो नाजायज फायदा आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए हानिकारक ही नहीं, कभी कभी हमारे जीवन को बर्बादी के रास्ते पर, बर्बादी के पथ पर अग्रसर करता है। दोस्तों, ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पूरी सच्ची कहानी पसंद और समझ में जरूर आई होगी। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से देख रहे थे? अपना कमेंट बॉक्स में नाम और स्थान का नाम जरूर लिख दीजिएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम और आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके प्रदेश का नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं आपको जागरूक करने के लिए ऐसी एक नई कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।